दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त का पूरा यूनिट तैयार करा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो वीडियो है जिसको हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो लोक वित्त की पहली वीडियो होगी। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार लोक वित्त का अर्थ क्या है, लोक वित्त का क्षेत्र यानी कि लोक वित्त के अंदर हमें कौन सी चीजों की स्टडी करनी होती है, पब्लिक फाइनेंस और निजी वित्त, लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है और किसी भी देश के आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका क्या रहती है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको ये वाली वीडियो देखने को मिलेगी, ये वाली वीडियो, और अगर आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको ये सारा का सारा कंटेंट आपको वीडियो नंबर 1 में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं यानी कि परंपरावादी अर्थशास्त्री, उनका ये मानना था कि जो भी बाजार अर्थव्यवस्था है वो सबसे बेस्ट अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बाजार क्रियाओं में नहीं होना चाहिए। परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे कि सरकार द्वारा जितना भी व्यय किया जाता है वो सारी की सारी फिजूल खर्ची है। इसलिए उनका ये विचार था कि सरकार को केवल रक्षा तक और प्रशासन तक ही सीमित रहना चाहिए, बाकी की सारी जो क्रियाएं हैं वो स्वतंत्र बाजार यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये विचारधारा जो थी वो एक तरीके से आप कह सकते हो वाणिज्यवादी विचारधारा का विरोध थी। वाणिज्यवादी विचारधारा जो थी वो परंपरावादी से पहले की विचारधारा थी। तो वाणिज्यवादी विचारधारा मानती थी कि गोल्ड ही सब कुछ है और राज्य का यानी कि जो देश की सरकार है उसका ये राष्ट्रभक्ति है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और पीसीएस जो भी धातु है उनको रिजर्व करे। तो उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बहुत लिमिटेड था। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें थी, जो बहुत सारे युद्ध हुए, तो इन सब के विरोध में परंपरावादी विचार अर्थशास्त्रियों ने मुक्त बाजार प्रणाली का समर्थन किया। बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मुक्त बाजार प्रणाली है ये काफ़ी पॉपुलर रही और 17वीं शताब्दी से स्टार्ट होके आप कह सकते हो 20वीं शताब्दी तक ये काफ़ी पॉपुलर रही। लेकिन देखिए जब आप बात करते हैं अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन की बात करें अगर हम, तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद ऐसा महसूस किया गया कि सरकार की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और केन्ज ने समर्थन दिया इस बात का कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था को मंदी से दूर करना है तो सरकार की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो सरकार जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करती है, चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो, आप कह सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन वहाँ पे भी बाजार शक्तियों को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। इवन भारत में भी आप देखोगे तो बहुत सारी आर्थिक क्रियाओं को सरकार नियंत्रित करती है, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे पब्लिक फाइनेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस में कहाँ कहाँ से सोर्स होते हैं इनकम के, कहाँ कहाँ खर्चा होता है, बहुत कुछ हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात इस कर लेते हैं इसके मीनिंग की कि पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं। तो देखिए दो तरीके के विचार है, एक तो है संकुचित विचार में। संकुचित विचार कहता है कि मतलब पब्लिक फाइनेंस जो है उस सरकार की आय और व्यय यानी कि सरकार कहाँ कहाँ से कमा रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, उससे संबंधित नीतियों का विश्लेषण करने से है। यानी कि लोक वित्त का मतलब है कि सरकार ने कहाँ कहाँ कमाया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, अगर उससे संबंधित नीतियों का विश्लेषण करते हो तो ये लोक वित्त का विषय वस्तु माना जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें विस्तृत अर्थ में तो जो पब्लिक फाइनेंस है वो बहुत अधिक काम करता है। यानी कि अगर हम विस्तृत अर्थ की बात करें तो लोक वित्त में उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सरकार करती है। यानी कि सरकार द्वारा जितनी भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, जिस तरीके से उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ खर्चा किया जाता है, जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, कैसे कैसे बंटवारा होगा, हर चीज़ भाई देखिए हर चीज़ जो है वो पब्लिक फाइनेंस का विषय वस्तु है। यानी कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, लोक वित्त क्या है, विस्तृत अर्थ में लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें समझना है कि लोक वित्त जो है वो केवल सरकार की आय कमाने और खर्चा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, उन सभी का अध्ययन करना ही इकोनॉमिक्स का काम है, ये पब्लिक फाइनेंस का काम है। और इसका जो उदय हुआ है वो 20वीं शताब्दी में काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ। यानी कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो काफ़ी नई विषय वस्तु है और इसमें राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की जो गैर कल्याणकारी योजनाएं, सभी का विश्लेषण किया जाता है, सभी को एनालिसिस किया जाता है, सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है।
बच्चों राज्य का मतलब देश से है यहाँ पे, ठीक है। लोक वित्त की विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो लोक वित्त में यानी कि पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहले आता है सार्वजनिक प्राप्तियाँ। देखिए सरकार के पास आय के कई तरीके के स्रोत होते हैं जिसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो राजस्व प्राप्तियां भी दो प्रकार की होती है, कर और गैर कर प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां भी कई प्रकार की होती हैं, उधार है, विनिवेश है। तो सबसे पहली विषय वस्तु है राजस्व प्राप्तियों की, यानी कि लोक वित्त में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं, क्योंकि सरकार के बहुत सारे आय के स्रोत होते हैं। इन सभी का विश्लेषण करना पब्लिक फाइनेंस का एक काम है, लोक वित्त का एक काम है। इसके बारे में जो डिटेल में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय, यानी कि सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है, क्या वो विकास व्यय है या गैर विकास व्यय है, योजना व्यय है या गैर योजना व्यय, राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय, यानी कि तमाम व्यय का विश्लेषण करना। इसके अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, कार्य करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा का सारा जो है वो लोक वित्त की विषय वस्तु है। इसके अलावा बच्चों सार्वजनिक ऋण के यानी कि सरकार जो है वो आंतरिक स्रोतों से भी ऋण लेती है, बाहरी स्रोतों से भी ऋण लेती है। इनका विश्लेषण करना पब्लिक फाइनेंस का ही काम है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय के क्या प्रभाव पड़ेंगे पूरी की पूरी इकोनॉमी पर, किस तरीके से सार्वजनिक ऋण को वापस किया जा सकता है, इन सबको पढ़ना भी बच्चों पब्लिक फाइनेंस की विषय वस्तु माना जाता है। तो ये भी पब्लिक फाइनेंस में आता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों संघीय वित्त, देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत में फेडरल सिस्टम लागू है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो एक तरीके से संघीय ढांचे के रूप में काम करती हैं। केंद्र के पास इनकम के ज़्यादा सोर्स है, राज्यों के पास इनकम के कट सोर्स है। तो लोक वित्त की विषय वस्तु ये भी है कि वो एक तरीके से निर्धारित करे कि राज्य और केंद्र किस तरीके से आय का बंटवारा करेंगे, किस तरीके से अपने दायित्वों का बंटवारा करेंगे, कौन कौन सी मदों पर कौन कौन पैसा खर्च करेगा। इन सब के बारे में बच्चों डिस्कस करना भी पब्लिक फाइनेंस की ही विषय वस्तु मानी जाएगी। इसके अलावा बच्चों वित्तीय प्रशासन, यानी कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है कि कौन कौन सी मदों पर पैसा खर्च होगा, कैसे उसका चुनाव होगा, कैसे आप कह सकते हो वित्त आयोग का चुनाव होगा, किस तरीके से, यानी कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं वो भी बच्चों पब्लिक फाइनेंस की विषय वस्तु माना जाता है। इसके अलावा बच्चों राजकोषीय नीति निर्धारित करना, जिसमें कर से संबंधित नीति है, सार्वजनिक व्यय से संबंधित नीति है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित नीतियां हैं। इन तमाम नीतियों का विश्लेषण जो है वो भी लोक वित्त की ही विषय वस्तु माना जाता है। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट जो आपको पब्लिक फाइनेंस में आने वाले वक्त में आपको पढ़ने को मिलेंगे बच्चों। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर होता है। मान लीजिए पर्सनल फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में बहुत बड़ा अंतर ये है आय और व्यय का समायोजन, यानी कि जो निजी व्यक्ति होता है उसमें पहले आय अर्जित की जाती है और आय के हिसाब से व्यय किया जाता है, ठीक है। और जो लोक फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस होता है, लोक वित्त होता है, उसमें पहले व्यय किया जाता है और व्यय के अकॉर्डिंग आय अर्जित की जाती है। यानी कि सरकार जो है वो बजट प्रस्तुत करती है, उसमें बताती है कि वो 100 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है और फिर बाद में बताती है कि 100 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए कहाँ कहाँ से इनकम आएगी। तो इस तरीके से बच्चों दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा बच्चों ऋण की सुविधा में अंतर, निजी जो वित्त है उसमें ऋण लेने की सुविधा बहुत लिमिटेड होती है, बहुत ही कम सोर्सेज होते हैं उसके पास में, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो सरकार है वो आंतरिक स्रोतों से भी ऋण दे सकती है, बाहरी स्रोतों से भी ऋण दे सकती है। इसके अलावा बच्चों आंतरिक स्रोत में भी बहुत सारे और भी उसके पास सोर्सेज हैं। तो तमाम सोर्सेज हैं सरकार के पास में जिनसे वो ऋण लेकर अपने व्यय को कर सकती है। इसके अलावा बच्चों राज्य की शक्तियां और अधिकार बहुत ही विस्तृत हैं। राज्य करों में परिवर्तन कर सकती है, अपनी इच्छा से व्यय में कमी और वृद्धि कर सकती है, जबकि व्यक्तिगत जो निजी फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस है, उसमें ये संभव नहीं है बच्चों, निजी वित्त में ही संभव नहीं है। उसके अलावा व्यय का उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य जो है वो सार्वजनिक, यानी कि सरकार जो खर्चा कर रही है, ऐसा माना जाता है कि सरकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है। अब कितना अधिकतम हो पाता है या इंडिविजुअल उन्हीं की मदद हो रही है जो सत्ता में है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि लोक वित्त का जो उद्देश्य माना जाता है वो ये माना जाता है सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना, जबकि निजी वित्त का जो उद्देश्य होता है वो अपने पर्सनल लाभ को अधिकतम करना निजी वित्त का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए गोपनीयता में अंतर, देखिए जो निजी वित्त होता है वो काफ़ी गोपनीय होता है। मेरी पिछले साल की इनकम कितनी है, पिछले साल का कितना एक्सपेंडिचर है, ये मैं पब्लिक में तो जारी करता नहीं हूँ, फेसबुक या ट्विटर पे तो मैं लिखता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यय है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार जो है वो कई सारे ऐसे आर्टिकल लिखती है, कई सारी बुक्स में अपने आय और व्यय का ब्यौरा लिखती है।
अपने आयात निर्यात के बारे में बताती है, यानी कि तमाम चीज़ों के बारे में सरकार बताती है। आप आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो इसी बात का ब्यौरा होता है कि सरकार ने कहाँ कहाँ खर्चा किया, कहाँ कहाँ कमाया। इसके अलावा बजट देख लीजिए, बजट में भी इसी बात का ब्यौरा होता है, कहाँ कहाँ से कमाएगी, कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। तो इसका मतलब ये है कि सरकार का जो व्यय है या सरकार की जो आय है वो वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में होती है, कोई भी जाकर उसे पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, नोट कर सकता है। इसके अलावा बच्चों बजट का निर्माण, देखिए निजी वित्त का निर्माण जो है वो सेल्फ व्यक्ति कर सकता है, अपने हिसाब से बजट बना के कर सकता है। लेकिन जब संघीय ढांचे की बात करें तो बच्चों उसमें प्रोविज़न होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही बजट बनाया जाता है। तो अलग अलग देशों में बजट बनाने का अलग अलग प्रोविज़न है। भारत के बजट के बारे में तो बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये चैप्टर भी हम बनाएंगे जिसमें हम आपको भारत के जो केंद्रीय बजट है उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, कहाँ कहाँ से कमाई होती है, कहाँ कहाँ खर्चा होती है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।